पहली मार्च सोमवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। रविवार को 18 लोगों की पुलिस हिंसा में मौत के बावजूद म्यांमार के अलग अलग शहरों में आज फिर प्रदर्शन। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा सैनिक सत्ता के खिलाफ उठाने होंगे कड़े कदम। The international community really now needs to step up, and it has to go beyond statements and some sanctions against some top level. ईरान ने फिर कहा परमाणु समझौते को लेकर ये बातचीत का उचित समय नहीं, समझेंगे क्या है वजह। और भारत में आज से 60 साल से अधिक और 45 साल से ज्यादा जो बीमार हैं उनके लिए कोरोना का टीकाकरण शुरू। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं को वैक्सीन ली है, इसके बाद भी इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा करते रहना बेमायने है। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। म्यांमार में आज देश की नेता ऑंग सान सू की को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत में उनके खिलाफ 2 नए मामले दर्ज किए गए। इधर रविवार की हिंसा के बावजूद मुल्क के अलग अलग बड़े शहरों में प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी रहा। रविवार को हुई हिंसा में 18 लोगों की मौत हो गई थी। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हाल के महीनों में सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। उस अदालत के बाहर जहां 47 कार्यकर्ताओं को साजिश और विनाश फैलाने के इल्जाम में पेश किया गया था, सैकड़ों लोग जमा हुए। वहां पुलिस भारी संख्या में मौजूद थी और उसने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनके खिलाफ भी इसी तरह के मुकदमे चलाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इन मामलों की निंदा की है और कहा है कि पिछले साल के कानून का इस्तेमाल राजनीतिक मतभेद को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है और चीन उस समझौते से वापस फिर रहा है जो उसने ब्रिटेन के साथ तब किया था जब क्षेत्र को उसे सौंपा गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया में पिछले 10 सालों के संघर्ष के दौरान लोगों की पकड़ धकड़ और उनके गायब होने का सिलसिला जारी रहा है और हजारों लोगों का कोई पता नहीं। सीरिया में जारी गृह युद्ध के शुरुआत के दिनों से ही सरकारी फौजों ने प्रदर्शनकारियों और उनके परिवार वालों को हिरासत में लिया है। पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता बंदी बनाए गए हैं। जो बच गए हैं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि शारीरिक यातना बहुत आम है। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने दमिश्क के बाहर एक सामूहिक कब्र की पहचान की है। रिपोर्ट में कहा गया कि विपक्षी समूहों ने भी लोगों को बंदी बनाया और कत्ल किए हैं और सीरिया के सभी पक्षों ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ज़ल्मी खलीलज़ाद ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के एक आला अधिकारी से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि खलीलज़ाद ने राष्ट्रीय समन्वय के लिए बनी समिति के सदस्य अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिसमें अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते का पुनरावलोकन किया गया। जो बाइडेन के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद खलीलज़ाद की यह अफगानिस्तान की पहली यात्रा है। अफगान सरकार और तालिबान के बीच दोहा में हो रही बातचीत अभी रुकी हुई है। इस बीच बाइडेन प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए समझौते की समीक्षा कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन पर ब्याज दर को सीमित अवधि के लिए सस्ता करने का ऐलान किया है। बैंक के मुताबिक ब्याज दरें 75 लाख रुपए तक के लोन के लिए 6.70% से होती हैं, जबकि 75 लाख से 5 करोड़ तक के होम लोन का ब्याज दर 6.75% तय किया गया है। इसके साथ ही बैंक की तरफ से उधारकर्ता को प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, अगर ग्राहक योनो ऐप से होम लेने का आवेदन करता है तो उसे 5 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए बैंक महिला आवेदनकर्ताओं को भी 5 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त छूट देगा। ब्याज की दरें कर्ज की राशि, कर्ज लेने वाले के सिबिल स्कोर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए उपलब्ध हैं। बीबीसी समाचार। आप जुड़े हुए हैं बीबीसी हिंदी के डिजिटल रेडियो कार्यक्रम दिन भर से हमारे फेसबुक के माध्यम से, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और हमारी वेबसाइट www.bbchindi.com के माध्यम से भी।
म्यांमार में कल की हिंसा के बावजूद प्रदर्शनकारी आज यांगोन और मुल्क के दूसरे शहरों में जमा हुए और फरवरी में हुए तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी एएफपी का कहना है कि आज पुलिस आज भी प्रदर्शनकारियों पर गोलियों का इस्तेमाल करती दिखी। रविवार को पुलिस की गोलियों से 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच आज देश की नेता ऑंग सान सूची को अदालत में पेश किया गया, जहां उन पर 2 नए आरोप लगाए गए हैं। पूरी रिपोर्ट वात्सल्य राय से। 1 फरवरी को तख्ता पलट के समय हिरासत में ली गई म्यांमार की नेता आंग सान सूची आज पहली बार आम लोगों को दिखी, जब वो वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट की कार्रवाई में शामिल हुई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 75 साल की नेता स्वस्थ दिख रही थी और उन्होंने अपने वकीलों से मिलने की इच्छा जाहिर की। आज उन पर और मामले दर्ज किए गए, जिसमें कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन और चुनाव के दौरान लोगों में भय और बेचैनी पैदा करने का आरोप है। पहले उन पर गैरकानूनी ढंग से दूरसंचार के यंत्र रखने और देश के प्राकृतिक आपदा कानून को तोड़ने का केस दर्ज किया गया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो इस समय कहां हैं, लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक पहले उन्हें उनके घर में नजरबंद रखा गया, फिर किसी अज्ञात जगह शिफ्ट कर दिया गया। उन पर पहले जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें 3 साल की सजा हो सकती थी। हालांकि ये मालूम नहीं है कि नए आरोप साबित होने पर किस तरह का दंड उन्हें दिया जाएगा। लेकिन बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि उनके चुनाव में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि गिरफ्तार होने के बाद देश के भीतर उनके समर्थन में इजाफा हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर उनके रुख को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। इस बीच समाचार एजेंसी एएफपी ने जानकारी दी है कि मुख्य शहर यांगून में उसने पुलिस को लोगों पर गोलियां चलाते देखा, जिसके बाद निहत्थे प्रदर्शनकारी वहां से भागने को मजबूर हो गए। रविवार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा में 18 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले महीने से अब तक पुलिस की हिंसा में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। एएफपी का कहना है कि आज भी यंगून शहर में लोग बांस और पेड़ के तने लगाकर पुलिस को अपनी तरफ आने से रोकने की कोशिश करते दिखे। कई जगह लोगों ने सोफे को सड़क पर रखकर नाकेबंदी की कोशिश की थी। फिल रॉबर्टसन ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि हालांकि कई मुल्कों ने म्यांमार में हो रही हिंसा की निंदा की है, लेकिन ये वक्त सख्त कदम उठाने का है। The international community really now needs to step up, and it has to go beyond statements and some sanctions against some top-level military leaders to include. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बयानों से परे जाना होगा और कुछ उच्च सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने होंगे। फौज जो बड़ी कंपनियों को कंट्रोल करती है, इन कंपनियों को निशाने पर लेना होगा। इन कंपनियों में द म्यांमार इकोनॉमिक्स होल्डिंग्स लिमिटेड और द म्यांमार इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन शामिल हैं। उन विदेशी कंपनियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी होगी जिनसे इनके व्यापारिक संबंध हैं। That there are real consequences for the military to continue down this path of repression. ये थे फिल रॉबर्टसन के शब्द। साल 1948 में ब्रिटेन से आजादी हासिल करने के बाद से बर्मा यानी म्यांमार में अधिकतर फौज की हुकूमत रही है। हालांकि वहां साल 2010 से बदलाव शुरू हुए और फिर 2015 में पहली बार चुनाव हुए। आन सांग सूची के दल की सरकार बनी। साल 2020 के नवंबर में हुए चुनाव में आन सान सूची के दल को और बड़ी बढ़त मिली, लेकिन फौज ने इन चुनावों में धांधली की बात कहते हुए शासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया है। ये थे वात्सल्य राय बता रहे थे कि म्यांमार में स्थिति अभी भी वैसी ही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। नेता जो हैं वहाँ के ऑंग सान सूची, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। उनके ऊपर 2 और मामले दर्ज किए गए और अब तक जो है वो रविवार को 18 लोगों की मौत हो गई थी और 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आगे का रुख करते हैं ईरान की तरफ। ईरान ने फिर से दोहराया है कि अमेरिका और यूरोप की तरफ से जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और जैसे बयान दिए जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र इन देशों से किसी तरह की औपचारिक बातों का ये मुनासिब वक्त नहीं है। ईरान की ओर से यह बयान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे के हवाले से दिया गया है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ फजलुर रहमान से और पूछा कि हालांकि अमेरिकी राष्ट्र
राष्ट्रपति जो बाइडन चुनावों के दौरान ये कहते रहे थे कि वो ईरान से साल 2015 में हुए समझौते को फिर से बहाल करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और दोनों ओर से एक तरह से पहले जैसे हालात बने हुए हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, झिझक फैसल साहब दोनों तरफ है। पहली बात यह है कि ईरान को इस बात का हमेशा से खदशा है कि बाइडन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो शरायत लेके आ रहा है बहुत मुख्तलिफ नहीं है। उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसको अपोज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरी बात यह है कि जो रीजन में उनके जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको बाइडन उसी तरह से अपोज करते हैं जैसे ट्रम्प किया करते थे। तीसरी बात यह है कि जो ईरान को पता है अच्छी तरह से कि जो निगोशिएशन अगर शुरू भी होगा तो बहुत सारी नई शरायत आएंगी जो ईरान ने हमेशा उसको मुस्तरद किया, हमेशा उसको रिफ्यूज किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए झिझक है। ईरान के पास भी झिझक है और अमेरिका के पास भी। तो ये बताइए कि इस पर दूसरा सवाल ये होता है कि क्या वजह है? कहीं ना कहीं इस्राइल की तरफ से जो दबाव है वो उसकी वजह है, या फिर सऊदी अरब का या जो दूसरे जो मुस्लिम ब्लॉक हैं वहाँ जो ईरान के खिलाफ हैं उनका दबाव या उनकी तरफ से रोक जो है इसकी वजह है? नहीं, देखिए, दूसरे ब्लॉक है या सऊदी की बात आती है, मुझे लगता है कि उनका बहुत ज्यादा लिवरेज है ट्रम्प के जानने के बाद। हाँ, जहाँ तक इजराइल प्रेशर है वो लगातार अमेरिका पे बना हुआ है और इजरायली लॉबी जो है यूएस सीनेट में, यूएस कांग्रेस में और उसके अलावा इजराइल खुद भी, नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि ये नेगोशिएशन हम अलाउ नहीं करेंगे। ये नेगोशिएशन खत्ते के लिए बहुत ही खतरनाक है। ईरान को ये बताना चाह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन करेंगे लेकिन सारी शरायत के साथ, और यूएस को, दोनों ब्लॉक को, इजराइल को भी और ईरान को भी, दोनों को साथ ही ये बताना पड़ेगा कि हम किस हद तक सीरियस हैं इसको लेके। तो ये बताइए कि आखिरकार बातचीत होने के इम्कान, यानी कि समझौते की फिर से बहाल होने की जो बात है, जो 2015 में हुआ और 2018 में ट्रम्प साहब ने उसको ख़त्म कर दिया, वो कब तक बातचीत हो सकती है? क्योंकि ईरान पे बहुत ही तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी हैं खड़े और ईरान ने ये कहा है कि 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा डॉलर का नुकसान हो चुका है। देखिए, ईरान बहुत दिन से सैंक्शन को झेल रहा है। सवाल यह है कि ईरान चाहता है कि निगोशिएशन हो, लेकिन ईरान चाहता है कि अपनी शर्त पे हो, और ईरान के लिए सैंक्शन झेलना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल ये 4 दहाई हो गया। जहां तक अमेरिका की बात है, वो उसकी अपनी जो पॉलिसी है मैक्सिमम प्रेशर की, वो उसको पूरी तरह अप्लाई कर रहा है। आपने बात की निगोशिएशन कैसे बहाल होगा, कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, अगले 6 महीने साल भर तक कुछ होने जा रहा है। उसकी वजह यह कि दोनों ने अपने स्टैंड से कहीं से भी ये इशारा नहीं दिया कि कुछ कंप्रोमाइज कर रहे हैं या हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये बताइए कि आखिरकार 2015 में जो ये समझौता हुआ उसकी क्या वजह थी और तब से लेके अब तक में क्या हालात बदल गए? जो मामला था वो था यूरोप और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग थी। उसका जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ईरान का था वो यूरोपियन ज्यादा था, अमेरिकन कम था, और उसकी वजह से उन्होंने यूरोपियन पावर्स ने अमेरिका को कन्विंस किया कि भाई बहुत बगैर इसके, बगैर बिजनेस के, बगैर ट्रेड नहीं रह सकते हैं। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद जो यूरोप में और यूएस में जिस तरह का डिवीजन हुआ, जो स्ट्रेटेजिक डिवीजन हुआ, उससे चीजें और बिगड़ी, और उसमें मामला यह कि ईरान के न्यूक्लियर डील बहुत बड़ी सफल रही, और आज वो रिश्ते फिर से यूरोपियन यूनियन को अमेरिका से फिर रिश्ते बहाल करने होंगे, फिर से उनको कन्विंस करना होगा। उसके बाद एक पूरी से नई शुरुआत करनी होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ फजलुर रहमान बता रहे थे कि अमेरिका और यूरोप के बीच के जो संबंध हैं वो ट्रम्प के समय में ख़राब हो गई। वो एक वजह है ईरान के साथ बातचीत, परमाणु की बातचीत आगे न बढ़ने की अमेरिका और उनके बीच। साथ साथ इसराइल का भी दबाव है। कहीं न कहीं जो अरब के दूसरे देश हैं, हालांकि उनका उतना लिवरेज नहीं है, लेकिन उनका भी कहीं न कहीं ये पूरा मामला है। तो इसको होने में, इस बातचीत को शुरू होने में 6 महीने कम से कम लगेंगे और 1.5 से 1 साल से 1.5 साल का वक्त लग सकता है जब बातचीत शुरू होगी। आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ फेसबुक और यूट्यूब संदेश पढ़ देता हूं। जगदीश गोदारा कहते हैं कि मोदी जी ने जब टीका ले लिया तो जनता यकीन क्यों नहीं कर रही है। वहीं हीरा लाल रॉय का कहना है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को एक विश्वसनीय संदेश दिया गया है। हबीबुर रहमान साहब को शिकायत है कि रेडियो जैसा मज़ा नहीं आ रहा है। वक्त बदलता है, हम भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हरीराम मेघवाल कहते हैं कि म्यांमार में लोकतंत्र सफल नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि म्यांमार की सेना का प्रशासन में बराबर दखल रहता है। वहीं राकेश दुबे का कहना है कि म्यांमार में सैन्य शासन उन्हें मंजूर नहीं है। और दुष्यंत सिंह चुड़ावत कहते हैं कि म्यांमार के हालात वाकई चिंताजनक हैं, विश्व समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए।
और अब रुख भारत की तरफ। भारत में आज से 60 साल के लोगों और उन्हें जो 45 साल से ऊपर के हैं लेकिन साथ ही दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हुआ। पहले चरण में सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम किया था। इसमें सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया गया था। लेकिन इस खेप में जो लोग प्राइवेट सेंटर्स में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फीस भरनी होगी। पूरी रिपोर्ट आदेश कुमार गुप्त से। सबसे पहले वैक्सीन लेने वालों में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ट्वीट के माध्यम से सूचना भी दी कि भारतीय चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने जिस शीघ्रता से कोरोना के खिलाफ विश्व की लड़ाई में योगदान दिया है वो सराहनीय है। बाद में समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं टीका लगवा लेने के बाद इससे संबंधित सभी तरह के विवादों को समाप्त कर देना चाहिए। कभी भी सरकार को, सरकार के एक्सपर्ट्स को, सरकार के वैज्ञानिकों को कोवैक्सीन की सेफ्टी के संदर्भ में, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी के संदर्भ में कोई भी संदेह कभी नहीं था। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं कोवैक्सीन ली है, इसके बाद भी इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा करते रहना, मैं समझता हूँ कि ये बेमायने है। भारत सरकार ने जिन 2 वैक्सीनों के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी उनमें से एक कोवैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के एक समूह और कुछ राजनीतिज्ञों ने सवाल उठाए थे। सरकार के अपने बयान में पहले कहा गया था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी है, जिसे सवाल उठाने वालों ने ये माना था कि ट्रायल समाप्त नहीं हुआ। उनका प्रश्न था तो फिर सरकार ने आखिर इसको देने की इजाजत क्यों दे दी? हर्षवर्धन ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि पहले चरण में फ्रंटलाइन लोगों के टीकाकरण के दौरान किसी तरह के बहुत गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, न ही वैक्सीन लेने की वजह से किसी की मौत हुई। वैक्सीनेशन के कारण जो भी डेथ होती है, अब किसी को वैक्सीन मिला, साथ में उसकी 1 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद डेथ हुई है, तो उसको आप वैक्सीनेशन के साथ नहीं लिंकअप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डेथ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है और उसके लिए नीचे से लेकर और ऊपर तक हाई पावर्ड एक्सपर्ट्स की कमेटीज हैं जो उसको इवैल्यूएट कर रही है। तो अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि डेथ जो है वो वैक्सीन लगाने के कारण या वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ हो। हर्षवर्धन का कहना था कि पहली खेप में जिसका काम जनवरी में शुरू हुआ था 1,45,00,000 से ज्यादा डोजेज लगाए गए। भारतीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि भारत ने अब तक दुनिया के 28 मुल्कों को कोरोना वैक्सीन के 290 करोड़ डोजेज सप्लाई किए हैं और अभी भी कम से कम 2 से 3 दर्जन देश उससे कोरोना वैक्सीन को लेकर समझौता करना चाहते हैं। उनका कहना था कि मुल्क में अभी 3 दर्जन कोरोना के टीकों पर काम जारी है और वह सब ट्रायल के अलग अलग स्टेज में है। आज से वैक्सीन देने का काम जो भारत में शुरू हुआ है उसमें कीमतों को लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्री का कहना था। ये सारी की सारी वैक्सीन को भारत सरकार ने अपने रिसोर्सेज से खरीदा है, स्टेट्स को दिया है और स्टेट्स के माध्यम से ही ये सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। सरकारी अस्पताल में जो भी भारत का नागरिक जाएगा उससे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल के अंदर अधिक से अधिक 250 रुपया चार्ज कर सकते हैं और उसमें जो वैक्सीन की कॉस्ट है वो प्राइवेट अस्पताल को सरकार की सिस्टम के अंदर वापस उस पैसे को भेजना होगा। सरकार ने आज से आम लोगों के लिए शुरू होने वाले फेज को लेकर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की एक लंबी लिस्ट जारी की है, जिसमें नियमों को लेकर भी बताया गया है। ये थे आदेश कुमार गुप्त। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.bbchhindi.com पर भी आकर इन गाइडलाइंस की जानकारी ले सकते हैं। इसमें 45 साल से अधिक के किन लोगों को वैक्सीन लगाया जा सकता है, इसकी और दूसरे ब्यौरे भी मुहैया करवाए गए हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सूबे में सभी को कोरोना का टीका मुफ्त दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने, जिन्होंने खुद टीके का आज पहला डोज पटना में लिया, कहा कि निजी अस्पतालों में भी जो वैक्सीन दी जाएगी उसका खर्च सरकार वहन करेगी।
भारत के जरिए जब विश्व के 28 देशों को कोरोना के करोड़ों टीके सप्लाई करने की बात होती है तो उसमें महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सबसे आगे आता है। सुनिए बीबीसी संवाददाता चियो रॉबर्टसन की रिपोर्ट कि भारत की इस कंपनी ने कैसे पूरी दुनिया को कोविड की वैक्सीन पहुंचाई। चियो की रिपोर्ट सुना रही हैं कीर्ति दुबे। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे हर घर में जाना जाता हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। पुणे की कंपनी सालाना 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब वैक्सीन डोज बनाती है। फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका जैसी दवा कंपनियों के लाइसेंस के तहत कोविड की वैक्सीन बना रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला ने बीबीसी से कहा है कि साल 2020 में उन्होंने कई ऐसे टीकों पर दांव लगाया था जिन्हें तब तक अप्रूवल भी नहीं मिला था। हालांकि ये एक नपा तुला जोखिम था, लेकिन उन्हें अपने तजुर्बे और ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की क्षमता पर पूरा भरोसा था। ऑक्सफोर्ड और SII ने मिलकर मलेरिया की वैक्सीन तैयार की थी, लेकिन निजी कंपनियों के लिए फंडिंग जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। सीरम ने कोविड वैक्सीन के प्रोजेक्ट में लगभग $260 मिलियन लगाया था। बाकी का फंड बिल गेट्स जैसे लोगों और कुछ अन्य देशों की मदद से जुटाया गया, जिसका नतीजा था मई 2020 तक उनके पास $800 मिलियन का फंड था। दूसरा चरण था इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाने की तैयारी का। कंपनी बताती है कि समय रहते ही उसने 600 मिलियन वैक्सीन की शीशियां खरीद ली थी और फिर उसे गोदाम में रखवा दिया गया था। अदर पूनावाला कहते हैं कि हमने जोखिम लेते हुए अगस्त में ही वैक्सीन तैयार करने का काम शुरू कर दिया था, जिससे हम जनवरी में 70-80 मिलियन डोज तैयार कर पाए। कंपनी का मानना है कि विश्व को वैक्सीन और जल्द हासिल हो सकती थी अगर दुनिया भर की नियामक एजेंसियां मिलकर एक मानक तय कर लेते। कंपनी महामारी के नए वेरिएंट्स को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उसका दावा है कि जिस भी व्यक्ति ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ली है उसे अब तक अस्पताल नहीं जाना पड़ा है। कंपनी का लक्ष्य अगस्त तक करीब 300 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का है, लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने लोग फिलहाल कोविड वैक्सीन लेने के लायक हैं उनमें से 56% ही वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए हैं। पूनावाला का मानना है कि कुछ मशहूर लोगों और गैर विशेषज्ञों के ये कहने पर कि वैक्सीन सेफ नहीं है, काफी लोगों में इसे लेकर एक हिचक पैदा हुई है। ये थी कीर्ति दुबे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त से पूछा कि क्या वो पीड़िता से शादी कर सकते हैं और अधिकारियों से उसे अगले 4 सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। मैंने हमारे साथी सुचित्रा मोहंती से पूछा कि क्या था पूरा मामला। देखिए, यूँ हम कह सकते हैं ये एक टिप्पणी थी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े की बेंच सुनवाई कर रही थी। ये बेल पिटिशन एक्यूज की तरफ से मूव किया गया था, तो इसको हम टिप्पणी ही कह सकते हैं। ये कोई ऑर्डर नहीं है, कोई आदेश नहीं है कि हम आदेश माने। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था, प्रस्ताव रखा था आरोपी को विल मैरी हर, यानी कि आप क्या उससे शादी करोगे, ये कहा था। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े की खंडपीठ ने ये कहा था, क्योंकि जो एक्यूज है, जो आरोपी है, आरोपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था बेल पाने के लिए, क्योंकि उसको अरेस्टिंग होना तय है और इस अरेस्टिंग से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और मैं ये साफ कहना चाहता हूँ अपने लिसनर्स के लिए कि ये एकदम टिप्पणी था, ऑब्जर्वेशन ही था, ये कोई आदेश नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए बस इनको रिलीफ दिया है, 4 हफ्ते तक इनको अरेस्टिंग नहीं होगी और अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको 4 हफ्ते तक अरेस्टिंग नहीं किया जाएगा। हालांकि 4 हफ्ते के बाद ये जब सुनवाई में आएगी तो ये देखने वाली बात रहेगी कि विक्टिम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन रहती है, क्या आर्गुमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि आज जब सुनवाई जारी रही थी तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम की तरफ से कोई सुनवाई, कोई आर्गुमेंट नहीं हो पाया था। सुचित्रा मोहंती साहब, ये बताएं कि ये मुकदमा क्या था, केस क्या था? ये हम बता दें कि ये मुकदमा 6-7 साल पुरानी है और ये मैं बता दूं कि ये जो आरोपी है, जो मिस्टर चौहान है, ये एक महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो एक कंपनी है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कंपनी है, उनमें नौकरी करते हैं और ये सरकारी मुलाजिम है। इनके ऊपर ये आरोप था लड़की की तरफ से, पहले नाबालिग लड़की थी, अब तो ये साबालिग हो गई है, यानी कि मेजर हो चुकी है। ये आरोप इनके खिलाफ एलिगेशन था कि इन्होंने ये स्टॉक किया है, इनको सेक्सुअली असल्ट किया है और इनके खिलाफ रेप का एलिगेशन है। हालांकि इनकी नौकरी अभी बरकरार है, महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से अभी नौकरी इनकी नहीं गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि आप इनकी सरकारी नौकरी करते हो तो आपकी नौकरी पहले जाएगी।
विल यू मैरी हर, तो आप क्या शादी करोगे, ये तल्ख टिप्पणी रहा उनके खिलाफ। ये थे सुचित्रा मोहंती बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई की बात। 20 साल की प्रियंका दीवान रोलर स्केटिंग क्वीन है। प्रियंका ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2019 में रोलर स्केटिंग में 3 मेडल जीते थे, लेकिन उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। सुने वन्ना की रिपोर्ट। फर्क कुछ है ही नहीं, बस ये उनका नाम फैसल दी है, फैसल चाइल्ड, बॉडी नॉवल है, वो हमदी नॉवल है, ऐसे पता नहीं दुनिया क्यों फर्क करती है इतना। 20 साल की प्रियंका दीवान रोलर स्केटिंग चैंपियन है। जब आप करने लगते हो आपके पंख आ जाते हैं। प्रियंका 2019 में हुए स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में 3 पदक जीत चुकी हैं, पर बचपन से ही उनका सफर दुश्वारियों भरा रहा है। वो ठीक से बोल नहीं सकती और उनका IQ लेवल भी काफी कम है। प्रियंका बिना पिता के साये के बड़ी हुई हैं। प्रियंका की मां का कहना है कि अपनी बच्चियों को पालने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। He wanted son. उनको जो है लड़की नहीं चाहिए थी, तो वो चाहते थे कि मैं इसको इस वर्ल्ड में नहीं लाऊं। बहुत मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, तो मैं इस चीज़ से तंग आ गई। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि आई शुड गेट डिवोर्स। स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से प्रियंका को स्कूल में बुलिंग का भी सामना करना पड़ता था। बच्चे चिल्लाते बहुत थे, मतलब हर छोटी छोटी बात में धीरे काम करती है, वो ये मतलब बहुत कुछ। पर स्पेशल स्कूल में दाखिले के बाद प्रियंका को स्केटिंग सीखने का मौका मिला। उनके कोच ने एक अच्छे जौहरी की तरह प्रियंका के हुनर को परखा और निखारा, और नतीजा ये कि वो वर्ल्ड समर गेम्स में चैंपियन बनी। खेल कूद हो या संगीत, प्रियंका सब में नंबर 1 है। प्रियंका ने जो भी सीखा है अपने बलबूते पे सीखा है। ऐसे मम्मी ने जितना बचपन से लेके आज तक करा है वो बहुत बड़ी चीज है, मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसा चीज है, बस कुछ नहीं है। बाहर से मजबूत पर दिल से जज्बाती, कभी रिश्तों की गर्माहट की तो कभी पैसों की कमी प्रियंका की जिंदगी में भले ही रही हो, पर इससे हौसला भी डिगे ये शायद जरूरी नहीं। पीछे न देख आगे बढ़ते रहने का दूसरा नाम ही शायद प्रियंका है। अपनी मेहनत से कभी नहीं भागना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि आगे जो फैसले बच्चे हैं उनको बस अपनी मेहनत करने दो, पीछे नहीं भागना चाहिए। नेहा शर्मा के साथ वंदना, BBC दिल्ली। एक खबर जाते जाते, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र सरकार का 29,290 करोड़ रुपये GST का बकाया है। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था मंद हो गई। उन्होंने कहा कि राजस्व का लक्ष्य इतना करोड़ रुपया था, जिसमें से सिर्फ उन्हें बहुत कम हासिल हो पाया है। जाते जाते कुछ फेसबुक और यूट्यूब के संदेश। यूट्यूब से कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके संदेश शामिल नहीं किए जाते। मैं वहाँ से भी कुछ संदेश शामिल करता हूँ, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ ये शिकायत करते रहते हैं कि संदेशों को शामिल करूँ, कोई टिप्पणी तो लिखें कहानी पर जिसको हम शामिल करें। खैर, अब्दुल राज़िक साहब ने कहा कि वसूतुल्लाह खान की डायरी क्यों नहीं सुनवाई जाती। तो अगर आपको बेसब्री से इंतज़ार है तो हम कोशिश करेंगे अगली बार आपको सुनवाएं। और मांगी लाल लखाड़ा का कहना है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखते हुए बम बना लेने की घोषणा कर देनी चाहिए, तब बातचीत बराबरी की होगी। और शमशाद समस्तीपुरी सवाल उठाते हैं कि भारत में कई महामारी इससे पहले भी आई और सरकार ने मुफ्त टीका लगवाया, वर्तमान सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। और सुनील तोमर का कहना है कि आज सत्ता उन लोगों के हाथों में है जो कभी आलू प्याज की माला पहनकर सिलेंडर बजाया करते थे। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया रविशंकर कुमार ने। फैसल मोहम्मद अली को दे इजाज़त, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।